बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान ख़ान एक मरतबा फिर कॉल देने से पीछे हट रहा है और हर कोई अपनी अपनी मालूमात या अंदाज़ों के मुताबिक इसकी तशरीह कर रहा है। जो पॉपुलर तशरीह है वो ये है कि चूँकि जनरल बाजवा से इमरान ख़ान की जो 2 मुलाकातें हुई हैं बकौल इन लोगों के, उनकी वजह से इमरान ख़ान ने रवैया नरम किया और दोनों के दरमियान कुछ मामलात तय पा गए हैं। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये है कि दूसरी मुलाकात की ख़बर जो आई है कि वो जुमे के रोज़ यानी कल हुई है, उसकी अभी तक किसी तरफ से तस्दीक नहीं हुई है। और जो पहली मुलाकात है वो आज से 1.5 महीने पहले हुई थी, यानी अगस्त के अवाइल में, और इस व्लॉग में भी उसका ज़िक्र किया गया था ये कहकर कि इस मुलाकात में बात बनी नहीं और इमरान ख़ान को मायूस लौटना पड़ा। अब नई बात सिर्फ ये हुई है कि इसहाक़ खाक़वानी ने तारीख़ का ज़िक्र किए बगैर एक प्रोग्राम में इस मुलाकात का ज़िक्र किया, जिससे ये तासुर फैल गया कि ये शायद 4, 5, 8, 10 दिन पहले मुलाकात हुई है, गोया कि कोई नई मुलाकात हुई है। लेकिन इस मुलाकात की जो तफसील आई है वो दुरुस्त है। तफसील ये है कि इमरान ख़ान ने जो मुतालबात रखे थे इस मुलाकात में जनरल बाजवा से, जो आज से 1.5 महीने पहले अगस्त के इब्तदाई दिनों में, पिछले महीने के इब्तदाई दिनों में जो मुलाकात हुई थी, उसमें इमरान ख़ान ने जो मुतालबात रखे थे वो मुस्तरद कर दिए गए। और मुतालबात ये थे कि इलेक्शन जल्दी चाहिए और आर्मी चीफ मेरी मर्ज़ी का होगा। नाज़रीन, ये अजीबो-गरीब एक किस्म का लतीफ़ा है कि एक सियासी अखलाकियात से भी दिवालियापन का शिकार सियासतदान, ख़ुद को सियासतदान कहने वाला आदमी, ये मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी वही होगा जिसे मैं चाहूँगा और आर्मी चीफ भी वही होगा जिसे मैं चाहूँगा। तो अब ये मुतालबा रद्द होने की ख़बर आई ताज़ा करार देकर, जबकि ये ताज़ा ख़बर नहीं है, ये पिछले 1.5 महीने पहले की मुलाकात है। और जिस मुलाकात का ज़िक्र अब हो रहा है कि वो जुमे के दिन हुई, उसकी किसी तरफ से तस्दीक नहीं हुई है। और मेरा ख़्याल है अब आर्मी जो है वो इन मामलात से इतनी परेशान है कि वो इस किस्म की ख़बरों की न तरदीद करती है न तस्दीक करती है। मेरा अंदाज़ा है कि ऐसी मुलाकात कोई नहीं हुई, मेरे पास मालूमात कोई नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने राब्ते किए हैं वो सब हज़रात इस मुलाकात से लाइल्म निकले। तो इसको अगर आप इत्ला कह सकें तो फिर ये इत्ला है कि मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ज़ाहिर है कि किसी का किसी मामले से लाइल्म होना इस बात की दलालत नहीं करता कि ये मुलाकात नहीं हुई। इसलिए इस पर तबसरा ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, सिवाय इसके कि अभी तक ये ख़बर बहरहाल गैर मुसद्दक़ा है। और इस ख़बर के हवाले से जो थ्योरी चल रही है कि मामला तय हो गए हैं, तो मामला तय नहीं हुए। दोनों तरफ से राब्ते ज़रूर चल रहे हैं और ये राब्ते नवाज़ शरीफ से भी हैं, बराह रास्त उनसे राब्ते हो रहे हैं। और ज़ाहिर फ़ौज दोनों तरफ खेल रही है, उन्हें क्या कहती है, इन्हें क्या कहती है, ये कोई अंदाज़ा नहीं है। और ये जो 1.5 महीने पहले मुलाकात हुई है, ये तब की बात है जब परवेज़ खट्टक हर रोज़ GOHQ के दरवाज़े पर बैठा होता था, कभी अकेला, कभी इसके साथ 1-2 और होते थे। असद उमर होता था और फैसल बडोडा भी होता था, वो अकील करीम ढिड्डी भी होता था, और कभी कुछ दूसरे लीडर भी होते थे, और कभी परवेज़ खट्टक अकेला ही होता था। और आखिरी मुलाकात जो करने की कोशिश की थी वो भी मैं बता चुका हूँ कि उसमें परवेज़ खट्टक और एक और साहब थे, उनको GHQ में अंदर आने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन ये कहा गया कि जनरल बाजवा उनसे मुलाकात के लिए दस्तयाब नहीं है, आप इन दूसरे किसी अफसर से मुलाकात कर लें। और इस दूसरे अफसर ने जो मुलाकात में जो गुफ्तगू की उसका ख़ुलासा वही था कि इलेक्शन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकते। तो इमरान ख़ान जो पीछे हट रहा है, तो उसकी तशरीह मेरे नज़दीक ये है कि उसको अंदाज़ा है कि ये उसका आखिरी कार्ड होगा, और आखिरी कार्ड के फ़ेल होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि किसी भी सूरत में इसके लॉन्ग मार्च के अंदर शुरका की ज़्यादा तादाद नहीं हो सकती। जितनी 25 मई को थी उससे भी कम होगी, क्योंकि 25 मई के बाद से अब हालात ख़ासे मुख्तलिफ हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान की मीडिया की हालत भी ये है कि यहाँ एक तो वो हज़रात हैं जो पेड हैं PTI के, और आज से नहीं बहुत पुराने पेड हैं, और इनका
इनकी जो सौदेबाजी थी, इनकी जो ट्रेनिंग थी, इनको जो मराआत थी, वो इदारे की तरफ से दी जाती रही। आपके इल्म में ये बात होगी कि इमरान खान का जो सोशल मीडिया इस वक्त जनरल बाजवा को गालियां दे रहा है और दूसरे जनरलों को गालियां दे रहा है और फ़ौज का मजाक उड़ा रहा है और हर तरह की वो ऐसी बातें फैला रहा है जिनका पाकिस्तान में इससे पहले कुछ सोच भी नहीं सकता था। वो सारे के सारे अफराद इदारे ने हायर किए, इदारे ने ट्रेन किए, इदारे ने उन पर बजट खर्च किया और फिर उनको इमरान खान के हवाले कर दिया गया। ये वही लोग हैं। ये बात बड़ी एक सितम ज़रीफ़ी की और एक ट्रेजेडी भी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान का पैसा, सरकारी पैसा किन कामों पर खर्च होता रहा है। तो अब ये थ्योरी पेश की जा रही है कि जनाब जनरल बाजवा साहब के दिल में इमरान खान के लिए पुराना प्यार फिर से जाग उठा है और वो उनको फिर से इक़्तिदार में लाने के लिए बेताब हो गए हैं। नाज़रीन, ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि अगर आप गिनती गिनें तो आपको अच्छी तरह ये रिकॉल हो जाएगा कि पिछले 5 महीने में इमरान खान ने कम से कम 70 जलसे किए हैं और 100 से ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें, सेमिनार से और फंक्शन से खिताबात किए हैं और इन गोया के 1.5 पौने 200 या 200 के करीब खिताबात में कोई खिताब ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान ने जनरल बाजवा को मीर जाफ़र और मीर सादक और साज़िशी और गद्दार ना कहा हो, नाम लिए बगैर। लेकिन नाम, बात, इशारा वाज़े कि उन्हीं की तरफ इशारा है और ये 150-200 की गिनती तो वो है जो इमरान खान, लेकिन इसने सोशल मीडिया के ज़रिए जो बाजवा साहब को, दूसरे जर्नलों को गालियां दिलवाई हैं, उनकी तो गिनती मुमकिन ही नहीं है। वो तो इदारे को पता है उसने कितने बंदे रखवा कर इमरान खान को दिए थे, तो फ़ी बंदा कितने ट्वीट करता था वो हिसाब वो ज़्यादा बेहतर लगा सकता है इदारा। और सिर्फ गालियां नहीं बल्कि इल्ज़ामात भी। एक कंपेन चली कि जनरल बाजवा ने नवाज़ शरीफ से हालैंड में इतने मुरब्बे ज़मीन रिश्वत के तौर पर ली है, जिसके बाद ये रजीम चेंज हुआ और फिर इनके ख़ानदान के बारे में, दूसरे जर्नलों के ख़ानदान के बारे में जो गालियाँ, जो तंज़, जो मजाक, पलटन मैदान के साने से लेकर बलूचिस्तान में जो सानिया हुआ था जिसमें एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया था और 4 सीनियर फ़ौजी अफसर उसमें शहीद हो गए थे, इस वाक़े तक इन्होंने ज़हनी गलाज़त, पाकिस्तान के साथ खुद से बातन और फ़ौज के साथ दुश्मनी के जो मुज़ाहरे किए, उनका अगर लिखा जाए तो मेरे ख़्याल में एक और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बन जाएगी। तो इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद, इतना कुछ सब कुछ होने के बाद अगर जनरल बाजवा साहब के दिल में इमरान खान का प्यार फिर से जाग उठा है थ्योरी के मुताबिक, तो ये एक ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि जिसकी नज़ीर फिर हम नहीं तलाश कर सकते दुनिया की तारीख़ में। पैगम्बरों के मौजज़ों की मैं बात नहीं कर रहा, नऊज़ुबिल्लाह, वो अलग चीज़ होते हैं। जब हम इंसानी हवाले से बात करते हैं तो वो इंसानों ही की मिसाल के बारे में बात करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि फ़लाँ जर्नैल से बड़ा जर्नैल दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ या फ़लाँ मुकर्रर से कोई बड़ा मुकर्रर पैदा नहीं होता, तो इसका ताल्लुक़ गैर अंबिया वाली इंसानी आबादी से होता है। बाकी ये वज़ाहत ज़रूरी थी कि इसका कहीं गलत मतलब ना लिया जाए कि भाई ये इससे बड़ा मुआज़ा तारीख़ में नहीं देखा गया। तो अब इमरान खान का मसला क्या है? सीधा सा मसला है कि वो चाहता है कि उस फ़ौज पर इतना दबाव डाला जाए और इसके दबाव के साथ एक प्रोपेगेंडा है जिसका मैंने वो सहाफ़ियों के साथ का ज़िक्र किया था, लेकिन फिर बात दूसरी तरफ निकल गई। उसकी तरफ मैं आता हूँ कि इमरान खान का ख़्याल है कि मैं दबाव बढ़ाकर अपने सारे मुतालबात मंजूर करूँगा। उसका मुतालबा इलेक्शन कमीशन का अपना होना चाहिए। किसी भी किस्म की नाअहली का जो इशू है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए और अगरचे इस सिलसिले में उसको हमायत हासिल है। जो आप रिमार्क्स हालिया दिनों में पढ़ते आ रहे हैं उनसे तो पता चलता है कि इमरान खान को तो जाते ही बरियत की चिट मिल जाएगी, चाहे माफ़ीनामा ना भी दे। तो बहरहाल इमरान खान का दूसरा, तीसरा और बड़ा और असली मुतालबा ये है कि फ़ौज का जर्नैल उसकी मर्ज़ी का होना चाहिए। इस सिलसिले में उसने ये बाकायदा ये पैगाम भेजा है कि ऊपर वाले 6 नाम जो हैं इनको मनफी करना होगा। किस तरीके से मनफी करना होगा वो तरीका समझ में नहीं आ रहा। उसका एक तरीका तो ज़ाहिर है जो रद्द हो चुका है, वो ये है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए और वो 6 नाम ऊपर से फ़ारग हो जाए। वैसे फ़ौज जो वज़ारत दिफ़ा को नाम भेजती है वो 6 नहीं, वो 4 होते हैं।
बहरहाल 6 भी भेज सकती है और ये कोई कानूनी पाबंदी तो नहीं है फ़ौज पर, वो चाहे तो 10 भी भेज दे, लेकिन रवायतन यही है कि 4-5 नाम ही वो भेजती है। उनमें से किसी को वज़ीर-ए-आज़म को उनमें से किसी का एक इंतखाब करना होता है। तो इमरान खान की पहली कोशिश ये थी कि ये 6 नाम जो हैं ये माइनस हो जाएं, और वो माइनस होने का फ़िलहाल तो एक ही तरीका समझ आता है कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। वो फिर उनमें से 2-3 तो अभी फौरी रिटायर हो जाएंगे, 2-3 ज़रा मार्च-अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे। इन 6 में से हर एक के साथ इमरान खान को कुछ ख़ास गिले हैं। सबसे ज़्यादा गिला तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर से है, क्योंकि जब ये ISI में थे तो इन्होंने वो जो गुलाबो जादूगरनी है, गुलाबो जादूगरनी ने मलक रियाज से करोड़ों रुपए का हार रिश्वत में लिया था। तो आसिम मुनीर साहब ने ये ख्याल करते हुए कि शायद इमरान खान के इल्म के बगैर इमरान से बाला ये रिश्वत शैतानी और करप्शन हो रही है, तो उन्होंने इमरान खान की वेल विशिंग के तौर पर उनको ये इतला दे दी कि तुम्हारे घर में ये हो रहा है। इमरान खान इस पर इतना मुश्किल हुआ कि इसने बाजवा साहब से कहकर आसिम मुनीर साहब का तबादला करवा दिया। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम आसान ज़बान में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि गुलाबो जादूगरनी ने जनरल आसिम का तबादला कर दिया। अब वो एक अहम पोजीशन पर आ गए हैं, यानी पहले 6 में आ गए हैं। तो इमरान खान को सबसे ज़्यादा जो कद है और सबसे ज़्यादा जो इरिटेशन है वो इस नाम से है। इसी तरह बाकी 5 नामों के बारे में भी उससे शुबा है कि फ़लाँ ने ये किया था, और रवायत तो ये भी चल रही है मुसद्दक़ा या गैर मुसद्दक़ा कि इन 6 में एक वो भी हैं जिन्होंने वो अप्रैल के दौरान वो जब बनी गाला में मामलात हुए थे तो उसको इमरान खान को चपेटें भी रसीद कर दी थी। कहा जाता है कि 3 चपेटें लगाई थी, किसने लगाई थी नाम का नहीं पता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन 6 में एक वो भी हैं, तो ज़ाहिर है वो भी नामंजूर, तो बाकी 4 जो हैं वो भी नामंजूर। अब इन 6 से निजात कैसे हासिल की जाए? ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ कीजिए हम मान लेते हैं कि दिसंबर जनवरी में केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, या चलिए अगले महीने केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, तो केयर टेकर जो होंगे वो फिर आर्मी चीफ का इंतखाब करेंगे नवंबर में, और अगर नवंबर में नहीं तो फिर अप्रैल में भी करने का चांस होगा। तो जब अप्रैल में करेंगे तो 3 तो फिर भी मौजूद होंगे। अगर नवंबर में नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करती है निगरान गवर्नमेंट तो 6 के 6 मौजूद होंगे, और अगर अप्रैल में करती है तो 3 मौजूद होंगे। ये फिर हल क्या निकलेगा? यानी कि एक ऐसा मुतालबा इमरान खान की तरफ से किया जा रहा है जिसका कोई हल ही नहीं है। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था दबाव की, जिसमें सहाफ़ियों का जिक्र आ गया कि जिसको इदारे के पैसों से पाला गया वो टोला पूरा, और प्लस वो कुछ दूसरे लोग भी तो जो ट्रैप में आ जाते हैं, जो बदगुमान वो असमें आ जाते हैं वाहमे में। वो ये वाहमा ये है कि इमरान खान इस वक्त बहुत पॉपुलर है और उसका बहुत दबाव है। अच्छा, इस तअस्सुर में कई और लोग भी हैं और वो इतने यानी गलत भी नहीं है, लेकिन वजह क्या है? वजह ये है कि कैसे पता चलेगा कि वही पॉपुलर हैं? ज़ाहिर है जब माजी में हम जाएं तो ग़ुलाम इसहाक़ खां के ज़माने में ज़िया-उल-हक़ के बाद 4 हुकूमतें बदली, तो पूरा दौर ये था जलसों का। एक तरफ बेनज़ीर जलसे करते थी बतौर अपोजिशन लीडर, तो नवाज़ शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म जलसे करते थे, और जब बेनज़ीर बतौर वज़ीर-ए-आज़म जलसे करती थी तो नवाज़ शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर जलसे करते थे, और दोनों के जलसे बड़े बड़े होते थे। तो उस वक्त ये तअस्सुर था कि जोड़ बराबर का है, लेकिन फिर ये इलेक्शन में एक पार्टी जीत जाती थी, दूसरी हार जाती थी। लेकिन अगर नेट रिज़ल्ट औसत निकाला जाए तो नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर बराबर थे इब्तदाई बरसों में। आखिरी ज़माने में नवाज़ शरीफ की मकबूलियत बेनज़ीर से ज़्यादा हो गई। तो लोगों को कैसे पता चलता था कि ये बराबर की टक्कर है? ज़ाहिर है जलसे देखकर चलता था, जुलूस देखकर चलता था, मुज़ाहरे देखकर चलता था। अब इस वक्त ये हो रहा है कि मैदान में इमरान खान के अलावा कोई जलसे कर ही नहीं रहा, तो फिर हम कैसे ये मान लें कि यही मोस्ट पॉपुलर है? दूसरी पार्टी को आप जलसे नहीं करने दे रहे। यानी जब मरियम नवाज़ थोड़ा हद से ज़्यादा जलसे करती हैं तो आपको इल्म होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनसे क्या डायलॉग हुआ था कि हम तुम्हारी ज़मानत कैंसिल कर देंगे, जलसों की वजह से नहीं, वो कोई और वजह थी। लेकिन और वजह का तो खैर बहाना ही होता है। अब अदलिया इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और मरियम पर तलवार लटकाई हुई है, एक ऐसे मुकदमे में जो झूठ से शुरू होता था और झूठ से ख़त्म होता था। कल परसों ये जो हाई कोर्ट में समाअत हुई है और तकरीबन ये वाइंड अप की तरफ केस जा रहा है,
तो उससे तो साबित हो गया कि मसला सारा झूठा था। मसलन वो कैलिबरी फ़ॉन्ट वाले और जिस एक्सपर्ट की एक अजीबोगरीब राय पर मरीम नवाज़ को झूठा करार देकर 7 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई थी। हालांकि वो एक निजी मामला था, अगर उसमें इस तरह का कोई फ्रॉड हो भी तो इसमें इस्तग़ासा नहीं बनता। मसलन ये है कि बाप बेटा अगर एक दूसरे से पैसों के लेन देन में गड़बड़ कर दें तो रियासत उसमें उस वक्त तक मुदाखलत नहीं कर सकती जब तक या तो बाप की तरफ से केस ना दर्ज किया जाए या बेटे की तरफ से केस ना दर्ज किया जाए। यानी केस अव्वल तो था ही ग्राउंडलेस, यानी उसकी जस्टिफिकेशन इस तरह दी नहीं जा सकती थी। तो बहरहाल उस आदमी की गवाही पर के बयान पर कि ये कैलिबरी फ़ॉन्ट जो है ये उस वक्त का नहीं था जब ये कैलिबरी आया था, और ये जो डीड है इस पर जो टाइप की गई ये उससे पहले की डेट की है और इस तरह का मामला। तो उसने खुद आकर कह दिया कि जनाब ये तो मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता था। बल्कि ये रिपोर्ट भी आ गई कि जब मरियम साहबा ने ये दस्तावेज़ बनाई तो उस वक्त कैलिबरी फ़ॉन्ट कंप्यूटर पर इंटरनेट पर ट्रायल बेसिस पर आ गया था। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये था कि वो जो कापी लगाई गई कि ये सबूत के तौर पर वो फ़ोटो कापी थी, तो वो सारा केस ही ख़त्म हो गया। और ये केस आज का ख़त्म नहीं हुआ, ये केस जब चला था तब ही ख़त्म हो गया था। लेकिन मरियम को 7 साल की सज़ा और अभी तक वो 7 साल की सज़ा बरकरार है। यानी रियासत का रवैया आप देखिए कि इमरान खान कहता है कि यानी इमरान खान का जो नफ्स नातका है शहबाज गिल, वो कहता है कि फ़ौज बगावत कर दे, तो अदालत की तरफ से बयान आता है कि ये तो कोई बात ही नहीं है, इस पर सज़ा क्या देनी। और फिर इमरान खान शहबाज गिल की इस बात को ओन भी करता है। कल भी जब शहबाज गिल की रिहाई हुई तो तहरीक इंसाफ ने जो बयान जारी किया उसमें साफ अल्फाज थे कि ये हक़ और सच की फतह है। यानी वो जुर्म जिसका इकरार ख़ुद शहबाज गिल ने किया और जिसकी तस्दीक इमरान खान ने की और जिसकी तस्दीक असद उमर ने भी की और जिसकी तस्दीक शाह महमूद कुरैशी ने भी की कि हाँ ये जुर्म किया है इसने, तो उस जुर्म को अब वो PTI हक़ और सच की फतह करार दे रही है, हक़ और सच करार दे रही है। मतलब ये है कि फ़ौज में बगावत कराने के ऐलान को PTI ने बाज़ाब्ता तौर पर ओन कर लिया है। और नाज़रीन, जावेद हाशमी ने एक मरतबा एक फ़ौजी अफसर का ख़त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। इस फ़ौजी अफसर के ख़त में कुछ इस तरह के ख़यालात थे कि जैसे फ़ौज के अंदर बगावत हो रही है, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कुछ लोग बागी हो गए। जावेद हाशमी ने फ़िक्रा नहीं कहा था कि फ़ौज में बगावत होनी चाहिए, उसने कहा था कि ये एक अफसर का ख़त है और उनको 6 साल जेल में रहना पड़ा इस हालत में कि परवेज़ इलाही का हुक्म था कि जावेद हाशमी को ठंडा पानी पीने की इजाज़त नहीं दी जा सकती गर्मियों में। उसके जावेद हाशमी के कमरे से फ्रिज वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं था। आम कूलर जिसमें बर्फ़ डालकर, वो प्लास्टिक का जो कूलर होता है जिसमें बर्फ़ डालकर पानी को ठंडा रखते हैं, वो कूलर भी परवेज़ इलाही ने उठा दिया था अपनी ख़ानदानी रिवायात के ऐन मुताबिक। तो जावेद हाशमी को 6 साल सज़ा हुई थी और उससे ज़्यादा संगीन जुर्म शहबाज गिल ने किया है। जावेद हाशमी ने तो अपनी ज़बान से कोई गद्दारी वाली बात नहीं की थी, कोई बगावत पर उकसाने वाली बात नहीं की थी। ख़त का रेफरेंस दिया था, जैसे वो ख़त मेरे पास है और मैं आपको उसका फ़ोटो इस व्लॉग में डालकर दिखा दूं कि ये ख़त आया और मुझे पकड़कर 6 साल की सज़ा सुना दीजिए। ये मामला था। शहबाज गिल ने तो ख़ुद कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने वाले सिर्फ अखबार नवीस होते थे। उस ज़माने में ये 24 आवर वाले चैनल नहीं थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़त दिखाया। जावेद हाशमी की गुफ्तगू चंद सहाफ़ियों ने सुनी। अगले दिन जो लोगों ने पढ़ी वो अखबारात में पढ़ी। अखबारात में पढ़ने और टीवी पर सुनने में एक तो फ़र्क है। दूसरी ये है कि अखबार के क़ारीन की तादाद लाखों में है, कई लाख, जबकि टीवी को देखने वालों की तादाद कई करोड़ होती है। इसके बावजूद वो जावेद हाशमी का जुर्म 6 साल कैद, इसका जुर्म ही नहीं है, लापरवाही का मुजाहरा है। यानी एक ऐसा कमाल पाकिस्तान की तारीख़ में अदलिया कर रही है कि जिसका हम मुवाजना अच्छा ये किसी मुल्क से खैर क्या मुवाजना करना। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी अदलिया का नंबर जो 130 दर्जे से भी नीचे गिर गया है, तो वो किन लोगों की बदौलत गिरा है वो हमारे सामने है। तो बात हो रही थी कि जब मुस्लिम लीग जलसे ही नहीं करेगी, मरियम को जलसे करने की इजाज़त नहीं है, वो 2-3 महीने के बाद एक जलसा कर देती है और वो बड़ा जलसा होता है।
लेकिन मुवाजना तो तब हो कि अगर इमरान खान 50 जलसे कर रहा है तो ये मुस्लिम लीग वाले 50 ना सही 40 जलसे तो करें। इसमें एक रुकावट तो रियासत की तरफ से है जो मरीम को रोक रही है, और दूसरी रुकावट जो है वो शहबाज शरीफ की तरफ से है, जिन्होंने मुस्लिम लीग को एक गैर मुअस्सर पार्टी में बदल कर रख दिया है। चुनाचे हम क्या देखते हैं कि इदारे के बनाए हुए इतने बड़े सोशल नेटवर्क जो दिन रात इमरान खान को देवता बनाकर पेश कर रहा है और उसके तमाम मुखालफों को काफिर और बदकार बनाकर और गद्दार और अमरीकी एजेंट बनाकर दिखा रहा है, उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग का सोशल मीडिया सेल तो है ही नहीं, और जलसे करने के लिए भी कोई ताकत दस्तयाब नहीं है, कोई तंजीम ही नहीं है। शहबाज शरीफ बाहर से दौरा करके आए हैं, ताशकंद में जो कॉन्फ्रेंस करके आए हैं वहाँ मुलाकातें करके आए, 11 सरबराहान मुमलकत से उन्होंने मुलाकातें की हैं, और हर सरबराह मुमलकत ने शहबाज शरीफ को गैर मामूली अहमियत दी है। प्यूटन हो या अर्दगान या उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म, जिसने ताशकंद एयरपोर्ट पर आकर शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया, इतनी बड़ी कामयाबी। ज़ाहिर है PTI वाले इससे बहुत जले भुने बल्कि रंजीदा और बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, लेकिन इस गैर मुल्की फतूहात का क्या फ़ायदा जब घर के अंदर उनका असासा जल रहा है। और मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को अपना असासा समझते भी है या नहीं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खुलासा है सूरत हाल का कि इमरान खान की तरफ से जो तासुर दिया जा रहा है कि फ़ौज झुक गई है, जनरल बाजवा 1.5 करोड़ गालियाँ खाने के बाद फिर से इमरान खान के आशिक हो गए हैं, तो ये प्रोपेगेंडा है जिसको फैलाने में सिर्फ इमरान खान का सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि टीवी पर बैठे हुए वो एंकर हजरात भी हैं जो इमरान खान के कैंप में नहीं हैं, लेकिन उनसे वही बोली बुलवाई जा रही है जो इमरान खान बुलवाना चाहता है। लेकिन हकीकत में इमरान खान सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का शिकार इमरान खान है। उन्होंने एक तरफ तो अपने कारकुनों की उम्मीदें ये कहकर आसमान पर पहुंचा दी हैं कि मैं एक लॉन्ग मार्च करूंगा और ये इस्लामाबाद को फतह कर लूंगा और ये इम्पोर्टेड सरकार का पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अमली सूरत हाल है कि वो मुसलसल इस ऐलान से भाग रहे हैं, मुसलसल भाग रहे हैं। उनको तवक्को मोजज़े की तवक्को है कि कोई मोजज़ा ऐसा होगा, ये ऊपर वाले 6 जर्नैल जो हैं ये रास्ते से हट जाएंगे, फिर जनरल फैज़ आर्मी चीफ बन जाएगा, मैं ताहयात बादशाह बन जाऊँगा, वो मेरा ताहयात सिपहसालार बन जाएगा। ये इसकी शेख चिल्ली वाले ख्वाब हैं। और नाजरीन, आपके सामने रिकॉर्ड गुज़श्ता 6 महीने का, 8 महीने का, आप क्रॉनिकल में चले जाएं, किसी अखबार की पिछले 6-7 महीनों के अखबार हैं, डे टू डे उनको स्टडी करते जाएं, या अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो सारे वाक़यात याद कर लें कि 8 महीनों से इमरान खान की हर चाल उलट पड़ रही है, उसका हर मंसूबा नाकाम हो रहा है, उसकी हर ख्वाहिश हसरत नातमाम में बदल रही है। कोई एक एडवेंचर भी उसका कामयाब नहीं हो सका स्वाय इसके कि अदलिया इसको रिलीफ पर रिलीफ दिए जा रही है, बाकी और कुछ इसके हाथ पल्ले नहीं है। और अब नाज़रीन, ये जो आखिर में मुझे बताता चलूँ कि ये जो सैफुल्लाह नियाज़ी का मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप FIA के हत्थे लगाए, ये एक बड़ी गैर मुतवक्को कामयाबी है, इसलिए कि इनका ख्याल था कि जब हम छापा मारेंगे तो ये लैपटॉप में भी सब कुछ डिलीट हो चुका होगा और मोबाइल फ़ोन से भी। लेकिन हुआ ये कि सैफुल्लाह नियाज़ी का ख्याल था कि मुझ पर तो छापा मारा ही नहीं जा सकता, लेकिन छापा पड़ा और दोनों चीज़ें हाथ आ गई, और दोनों के अंदर से ऐसा डाटा मिला है कि रहे रब का नाम, यानी उसमें सिर्फ फॉरेन फंडिंग के मामलात ही नहीं हैं बल्कि बहुत सारी हदायत हैं। और ये अब पता चला कि शहबाज गिल से भी ज़्यादा बुलंद मुकाम इमरान खान के लिए उसके पार्टी के नेटवर्क में इसका था सैफुल्लाह नियाज़ी का, वही जो किसी ज़माने में नाराज़गी से पहले MQM के अंदर डॉक्टर इमरान फ़ारूक का होता था। हालांकि पब्लिक के सामने डॉक्टर इमरान फ़ारूक कम आते थे, दूसरे लीडर ज़्यादा आते थे, डॉक्टर वसीम जैसे। लेकिन बाद में जब वो नाराज़गी हुई तो पता चला कि MQM की तो असल जो ब्रेन था वो ये डॉक्टर इमरान फ़ारूक था। तो इस तरह पता चल रहा है कि ये सैफुल्लाह नियाज़ी है, एक बड़ा मशहूर क्रिमिनल है, तो ये इमरान खान का दिमाग था और PTI के गैर मुल्की राब्तों का भी एक सोर्स था, ज़रिया था, और सिर्फ मालियाती फ़रारी नहीं,
कुछ हसास किस्म की चीज़ें भी इनको मिली हैं, लेकिन सवाल फिर यही है कि ये किस अदालत में पेश होगा। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।